सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यार आज हम एक और इम्पॉर्टेंट केस की बात करने वाले हैं इंटरनेशनल लॉ की सीरीज में, जिसका नाम है एंग्लो नॉर्वेजियन फिशरीज केस। 1951 का ये केस है और यूके वर्सेस नॉर्वे का इसमें विवाद है। ठीक है, अब यूके वर्सेस नॉर्वे आप देखो नाम से भी समझ सकते हो। एंग्लो एंग्लो जहाँ पे भी आता है इसका मतलब है यूके और ब्रिटेन, कहीं ना कहीं से उन्हीं की ही बात हो रही है। और नॉर्वेजियन मतलब नॉर्वे, तो यूके और नॉर्वे के बीच में विवाद हुआ था। तो क्या है ये पूरा केस समझते हैं और चलते हैं इसकी स्लाइड्स में आगे। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड समझते हैं। बैकग्राउंड में 3 पॉइंट्स हैं। देखो, सबसे पहले की डिस्प्यूट है बिटवीन यूके एंड नॉर्वे ओवर द डीलिमिटेशन ऑफ नॉर्वेज टेरिटोरियल वाटर। अब देखो होता क्या है, दोनों ही कंट्रीज यूरोप की है, ठीक है, आसपास है, मतलब ये पड़ोसी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये आसपास है, इनके बीच में समुद्र बह रहा है। अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा इसमें, ठीक है, फोटोज में। तो होता क्या है कि यूके और नॉर्वे के बीच में विवाद हो जाता है। डीलिमिटेशन, यूके चाहता है कि जो नॉर्वे की टेरिटोरियल वाटर है उसका डीलिमिटेशन हो। अब आप कहेंगे यार ये टेरिटोरियल वाटर क्या होता है, तो देखो मैंने लॉ ऑफ सीज के ऊपर पूरी एक कंप्लीट वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद उसे जरूर देख लेना। समुद्र से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे, सारे उस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ सीज में अगर मैं आपको बताऊं, टेरिटोरियल वाटर वो होता है जहां से, देखो सबसे पहले क्या होता है कि एक लैंड एरिया होगा जहां पे देश की बाउंड्री खत्म हो रही होगी। अब समुद्र शुरू है, देश की बाउंड्री, लैंड जो बॉर्डर है वो खत्म है, तो हम वहीं से इंटरनेशनल वाटर नहीं मानते उसे। हम कहते हैं भाई देश को कि अपना एक बेस लाइन खींचो। बेस लाइन मतलब वो वाली लाइन जहां से आप काउंट करोगे आगे रूल्स। जैसे इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ सीज का कहता है कि जो बेस लाइन है उसके आगे 12 नॉटिकल माइल्स तक आपका टेरिटोरियल सी होगा। उसको आप वैसे ही ट्रीट करोगे जैसे आप अपने इंटरनल वाटर को ट्रीट करते हो, और वो उसका आप पे एक्सक्लूसिव राइट होगा। आप वहाँ कुछ भी करिए, फिशिंग करिए, आप वहाँ मतलब कुछ पोर्ट्स बनाइए, कुछ भी करिए, आपका ही है वो। ठीक है, आपको देखना है, क्योंकि एज अ सिक्योरिटी के लिए भी तो आपको एक एरिया चाहिए ना, कि आपका लैंड एरिया में जो लोग रहते हैं उनको या तो फिशिंग मिले, उनको एक्टिविटीज करने का मौका मिले। उसके बाद आपको भी कुछ समुद्र चाहिए जिसमें आपका एक्सक्लूसिव कंट्रोल हो, तो वो होता है हमारा टेरिटोरियल वाटर। ठीक है, अब यहां पे यूके चाहता था कि जो नॉर्वे ने जिस तरीके से अपना टेरिटोरियल वाटर ड्रॉ किया है इसको डीलिमिटेशन किया जाए। डीलिमिटेशन मतलब परिसीमन, मतलब इसकी जो बॉर्डर्स है उसको दोबारा से डिफाइन किया जाए। ठीक है, उसके बाद नॉर्वे यूज करता था स्ट्रेट बेस लाइन। अब आप कहेंगे यार ये स्ट्रेट बेस लाइन क्या है, क्योंकि आपने वो वीडियो नहीं देखी है। आई बटन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, बाद में जरूर देखना। अभी के लिए मैं आपको बता दूं, बेस लाइन 2 तरीके से अब ड्रॉ हो सकती है, या तो स्ट्रेट बेस लाइन, या तो फिर जो आपका लैंड एरिया जैसे जैसे घूम रहा है उस हिसाब से आप उसे इंडेंटेड बेस लाइन जो हम कहते हैं। ठीक है, अब स्ट्रेट बेस लाइन वहां पर यूज होती है जहां पे मान लीजिए किसी एक कंट्री का जो बॉर्डर है वो काफी इंडेंटेड है, कोई लैंड एरिया बाहर निकल रहा है, कोई अंदर है, बाहर है, अंदर है, जिगजैग है। अब यार वो कैसे अपने एक बेस लाइन ड्रॉ करेगा, नहीं कर पाएगा। तो वो क्या करता है कि जो सबसे एक्सटीरियर वाला लैंड एरिया होता है उसी से एक स्ट्रेट लाइन खींच देता है, और जो उसके अंदर का समुद्र आया वो तो उसका अपना ही वाटर हो गया, इंटरनल वाटर हो गया। अब वहां से बेस लाइन से शुरू होगा उसका फिर आगे टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टिग्युअस जोन, वो सब चीजें आगे होने वाली है। ठीक है, तो नॉर्वे ने भी यही किया था, स्ट्रेट बेस लाइन खींच दी थी, जिसके ऊपर विवाद था। यूके को इसमें आपत्ति थी। ठीक है, अब यूके ने ऑब्जेक्ट किया, क्लेमिंग दिस मेथड वाज इनकंसिस्टेंट विद इंटरनेशनल लॉ एंड वायलेटिंग इट्स फिशिंग राइट्स, क्योंकि इनके बीच में इतना भी समुद्र नहीं है कि मतलब दोनों को ही 200 नॉटिकल माइल्स जो हमारी मैक्सिमम लिमिट है ईईजी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की, दोनों को मिल पाए। इसीलिए यूके ने ऑब्जेक्ट किया कि भैया कहीं ना कहीं ये हमारे फिशिंग राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है। कौन? नॉर्वे। ठीक है, तीनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड समझ में आ गया ना, तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, जब पूरा देखोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये है नॉर्वे का मैप, जरा ध्यान से देखना, ये है नॉर्वे। ठीक है, अब ये जो ग्रीन ग्रीन है ना, ये इसने स्ट्रेट बेसलाइन खींच दी। कैसे खींची? जो इसका मैक्सिमम लैंड एरिया बाहर आ रहा है वहीं से इसने लगानी शुरू करी, और जो 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 बाहर के मैक्सिमम एरिया है उनको टच करते हुए ये सब चीजें अपना स्ट्रेट बेसलाइन में ले गया। अगर ये स्ट्रेट नहीं फॉलो करता तो कैसे फॉलो करता? जो इसका लैंड एरिया अंदर का आप देख पा रहे हैं उनके बॉर्डर्स को टच करता हुआ जाता और कहता भैया ये है मेरी बेस लाइन। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, और नहीं किया इसीलिए इसको इतना, जितना भी ये ग्रीन लाइन के अंदर आ रहा है ना वाटर, ये इसको क्या मिल गया? एक्स्ट्रा मिल गया। अब मैप में ये जरा सा दिख रहा है लेकिन ये काफी ज्यादा होता है, क्योंकि मैप में हम देखते हैं 50-100 किलोमीटर तो बहुत ही छोटा एरिया दिखता है, तो ये काफी ज्यादा, अगर 50 या 100 किलोमीटर का भी उसे समुद्र ज्यादा मिला
तो जाहिर सी बात है वहां पर उसके रिसोर्सेज ज़्यादा हो जाएंगे। और यूके कहाँ है, देखो यूके ये रहा, इधर का ग्रीन लाइन है, इसने अपना कैसे अडॉप्ट किया है, बिल्कुल बॉर्डर्स टच किए हुए हैं, ठीक है। अब जिस टाइम का ये केस है तब लॉ ऑफ सीज आया नहीं था, इस केस ने भी काफ़ी हेल्प करी है लॉ ऑफ सीज के प्रोविजंस को आने में। तो अब इन दोनों के बीच में कितना है आप देख सकते हैं, सी का एरिया कितना है, इसीलिए विवाद हुआ कि भैया इसने इस तरीके से ड्रॉ करी है ताकि हमें कम मिल रहा है और हमारे फिशिंग राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, ठीक है। अब बैकग्राउंड आपको क्लियर हो चुका होगा। अब होता क्या है, लीगल क्वेश्चन दो बनते हैं क्योंकि ये केस पहुंच जाता है कोर्ट में। वॉज नॉर्वेज स्ट्रेट बेसलाइन मेथड लीगल अंडर इंटरनेशनल लॉ? सबसे पहली बात, नॉर्वे ने जो स्ट्रेट बेसलाइन ड्रॉ करी है क्या वो लीगल है कि नहीं। अब ये बात ध्यान रखना, उस टाइम पे लॉ ऑफ सीज आया नहीं था, अनक्लॉज आया नहीं था, इसीलिए स्ट्रेट बेसलाइन का कोई मतलब था नहीं, लोग नहीं खींचते थे स्ट्रेट बेसलाइन, नॉर्वे ने खींची इसीलिए आया कि क्या ये लीगल है या फिर नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि डिड इट अनफेयरली रिस्ट्रिक्ट यूकेज फिशिंग वेसल फ्रॉम ट्रेडिशनल फिशिंग जोन? क्या जो ट्रेडिशनली लोग फिशिंग करते थे यूके के, अब इस तरीके से बेसलाइन ड्रॉ करी है कि क्या ये यूके के राइट्स को इन्फ्रिंज करता है या फिर नहीं? दो क्वेश्चन थे कोर्ट के सामने, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या पेश करे दोनों देशों ने। यूके कहता है, यूके आर्ग्यू करता है सबसे पहले दैट नॉर्वेज बेसलाइन मेथड वायलेटेड कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। भाई हमारे बीच में कस्टम था और हम तो उसे ही फॉलो करते आ रहे थे, इसलिए हम उसे ही कस्टम मानेंगे। अब नॉर्वे ने ये नया जो बेसलाइन मेथड लाया है इससे हमें आपत्ति है और यही कहता है कि यही इसको क्या करता है, वायलेट करता है हमारे कस्टम्स को। ऑल्सो क्लेम दैट ट्रेडिशनल 3 नॉटिकल माइल्स रूल, पहले क्या चलता था, 3 नॉटिकल माइल्स का रूल चलता था जो अब 12 नॉटिकल माइल्स कर दिया गया है। तो 3 नॉटिकल माइल्स के बाद मतलब 3 नॉटिकल बेस लाइन से 3 नॉटिकल माइल्स क्या होता था, टेरिटोरियल सी होती थी, अब तो 12 कर दी गई है। तो उन्होंने क्लेम किया यूके ने कि जो ट्रेडिशनल 3 नॉटिकल माइल्स का रूल है एंड नेचुरल कोस्ट लाइन है वही अप्लाई होनी चाहिए। और ये नॉर्वे ने जो अपनी तरीके से कर दिया है, कोस्ट लाइन कौन सी होनी चाहिए, जैसे यूके ने ड्रॉ करी है अपने लैंड बॉर्डर्स टच करते हुए निकलो, ना कि आपने बिल्कुल बाहर के लैंड एरिया से ले लिया और अंदर का समुद्र आप इतना सारा एक्स्ट्रा रख लिया अपने पास। तो ये यूके ने 2 पॉइंट्स रखे। अब नॉर्वे कहता है, नॉर्वे आर्ग्यू करता है दैट इट हैड हिस्टोरिकली यूज स्ट्रेट बेसलाइन। भाई हम तो हिस्टोरिकली पहले से ही ये यूज करते हुए आएंगे स्ट्रेट बेसलाइन बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल रियलिटीज, क्योंकि हमारी ज्योग्राफी ऐसी है, हमारी जो बॉर्डर है ना एक तो काफ़ी बड़ी है, ठीक है, सी में समुद्र में काफ़ी बड़े बॉर्डर हैं, ऊपर से काफ़ी इंडेंटेड है, कोई लैंड एरिया बिल्कुल बाहर निकला है, कोई बहुत ज़्यादा अंदर है। तो हम कैसे उसको ड्रॉ करेंगे, क्योंकि कहीं पे हम अपनी सिक्योरिटी से हम कॉम्प्रोमाइज़ ना कर दें, ठीक है ना, क्योंकि अगर इंटरनेशनल वाटर को दे देंगे तो भैया दूसरे देश के वेसल्स भी वहाँ पे घूम सकते हैं, ठीक है ना, वो फिशिंग करने आएंगे फिर यूके के। तो हम अपनी सिक्योरिटी को भी कंसर्न में रखते हुए और हिस्टोरिकल रियलिटीज़ के बेसिस पे हमने ये काम किया है। दूसरी चीज़ ये क्लेम करते हैं दैट इट वॉज विद इन इट्स सॉवरन राइट्स टू डिफाइन इट्स टेरिटोरियल सी, और ये हमारा सॉवरन राइट है कि हम अपने टेरिटोरियल सी को कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे यूएन क्लॉज तो था नहीं, लॉ ऑफ सीज जिसे हम बोलते हैं वो तो आया नहीं था। तो इन्होंने फिर अपने कंटेंशंस दोनों ने ऐसे रखे। अब हम चलते हैं, देखते हैं आईसीजे ने क्या बोला। आईसीजे की जजमेंट आती है 1951 में। सबसे पहले यूके के क्लेम को तो कर दिया रिजेक्ट, भैया आपका क्लेम तो नहीं चलेगा। दूसरी बात कहा कि नॉर्वे बिल्कुल सही कह रहा है, और नॉर्वे के सही कहने के पीछे ये 3 कारण है। सबसे पहला, लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्टोरिकल प्रैक्टिस, वो हिस्टोरिकली बहुत टाइम से इसको यूज करता हुआ आ रहा है स्ट्रेट बेस लाइन को। सेकंड तरीका ये है, सेकंड जो पॉइंट है वो उनके सपोर्ट में ये है कि नॉर्वेज ज्योग्राफिकल फीचर जो है ना, डीप जॉट्स एंड स्कैटर्ड आइलैंड है, आइलैंड्स जो है बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं नॉर्वे के, जैसे मैंने आपको बताया। तो अगर वो बिल्कुल बॉर्डर टू बॉर्डर लेके चलेगा तो एज अ सिक्योरिटी से उसका कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, इसलिए स्कैटर्ड आइलैंड्स हैं। तो हम भी सजेस्ट करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेट बेस लाइन वो ले सकता है, कोर्ट ने बोला। और तीसरा पॉइंट ये है, द मेथड डिड नॉट वायलेट इंटरनेशनल लॉ। ये जो उसने जो भी किया नॉर्वे ने, कोई भी इंटरनेशनल लॉ वायलेट नहीं हुआ, क्योंकि लॉ था ही नहीं। जब लॉ होगा ही नहीं तो वायलेशन कैसा, ठीक है ना। लॉ अगर आपको तोड़ना है तो उसके लिए लॉ का होना सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। तो उस पॉइंट पे कोई लॉ ही नहीं है कि आप स्ट्रेट खींचो, कि आप इंडेंटेड खींचो बेस लाइन, तो उन्होंने कोई भी इंटरनेशनल लॉ वायलेट नहीं किया। अब ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो होता क्या है, इसके बाद 3 लीगल प्रिंसिपल्स यहां से निकल के आते हैं। सबसे पहले कि कस्टमर इंटरनेशनल लॉ इवॉल्व्स थ्रू कंसिस्टेंट स्टेट प्रैक्टिस। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें निकली है, बहुत ध्यान से सुनना कि जो कस्टमर इंटरनेशनल लॉ कैसे बनता है। इंटरनेशनल लॉ में कोई भी लॉ जो हम इंटरनेशनल के बाद लॉ वर्ड यूज कर पा रहे हैं, उसको जो फोर्स मिल रही है, वो जो फोर्स कैसे मिलती है, थ्रू
कंसिस्टेंट स्टेट प्रैक्टिस। अगर कोई भी स्टेट किसी भी चीज को कंसिस्टेंटली यूज करता हुआ आ रहा है, वो प्रैक्टिस करता हुआ आ रहा है, तो उसका वो क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। सेकेंड पॉइंट इज स्टेट बेसलाइंस कैन बी यूज्ड इन स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट। अगर आपकी ज्योग्राफी ही ऐसी है तो आप स्टेट बेसलाइन भी यूज कर सकते हैं, इस केस ने बोला। एंड तीसरा पॉइंट है कि हिस्टोरिकल यूसेज और एक्विजिशंस ऑफ अदर स्टेट्स मैटर, कि आपका हिस्टोरिकल यूसेज कैसा है। किसी भी रूल को अगर आपको मनवाना है ना सबको, तो आप ये प्रूफ करेंगे कि देखो हम तो एक तो हिस्टोरिकली इसको हम यूज करते हुए आए हैं, दूसरा इस रूल को और भी नेशंस रिकॉग्नाइज करते हैं, उन्होंने भी अपनी सहमति दी है। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है इंटरनेशनल लॉ में कि बाकी देश आपको सहमति दे या फिर ना दे। इसीलिए देखो, अगर आप जानते हो थोड़ा सा इंटरनेशनल लॉ, तो जैसे इजराइल जो कंट्री है, उसको जो पाकिस्तान है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, कि वो कहता है कि इजराइल हमारे लिए कोई देश है ही नहीं। अब एक पाकिस्तान के डिनाई करने से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर ऐसे मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज किसी भी देश को इग्नोर कर दे या फिर मना कर दे मानने से, तो उस पर फर्क पड़ता है, इंटरनेशनली फर्क पड़ता है। ठीक है, तो लीगल प्रिंसिपल यहां से 3 निकले हैं। इसके बाद इसकी सिग्निफिकेंस देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इसी ने बनाया जो यूएन क्लॉज आज हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ सीज, उसमें जो ये बेसलाइन प्रिंसिपल्स है इसी केस के बाद आए, इसी ने वे बनाया फॉर मॉडर्न बेसलाइन प्रिंसिपल्स, तभी हम 2 बेसलाइन आज यूज करते हैं। उसके बाद इसने स्ट्रेंथन किया कोस्टल स्टेट्स के राइट्स को। इसी को देखते हुए जो कोस्टल स्टेट है, मतलब जिसकी हम बॉर्डर से हम बात कर रहे हैं, उसके राइट्स को हमेशा प्रेफरेंस देनी शुरू करी है इंटरनेशनल लॉ में, क्योंकि यार उसको अपने लोगों का भी सोचना है, अपने सिक्योरिटी का भी सोचना है, तो इसीलिए उसको समुद्र में ज़्यादा राइट दिए गए, ना कि जो कंट्री दूसरी जो बाहर है या फिर थोड़ी दूर है उससे। तो उसके कंपैरिजन में जो कोस्टल स्टेट है उसके ज़्यादा राइट्स है। और तीसरा एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकला, वैलिडेटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ, ध्यान से सुनना, स्टेट प्रैक्टिस प्लस नो प्रोटेस्ट इज इक्वल्स टू कस्टम। अगर आपको इंटरनेशनल लॉ में कस्टम बनाना है तो उसमें स्टेट की प्रैक्टिस तो होनी चाहिए प्लस नो प्रोटेस्ट। अगर कोई भी स्टेट किसी भी चीज को फॉलो करता आ रहा है लंबे टाइम से और उसके अगेंस्ट किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया, तो वो कस्टम बन जाएगा। इसीलिए कहते हैं अगर आपको कोई काम गलत लगे तो उसका विरोध करो, अगर आपने विरोध नहीं किया तो वो क्या बन जाएगा, किसी की आदत बन जाएगी, और इंटरनेशनल लॉ में वो कस्टम कहलाता है। ठीक है, तो ये इसकी सिग्निफिकेंस। अब ये हो गया यहाँ पे एंड। तो आपको वीडियो कैसी लगी, आपको कुछ सीखने को मिला, कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना। स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।